हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब ठीक हैं। चलिए, तो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था द इनवॉइस प्राइस ऑफ द गुड सेंड। ठीक है, जब कंसाइनर कंसाइनी को इनवॉइस प्राइस पे गुड सेंड कर रहा था तो लास्ट क्लास में हमने उसकी ट्रीटमेंट डिस्कस की। ठीक है, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है इस चैप्टर में, दैट टॉपिक इज द एब्नॉर्मल लॉस। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, इसको ध्यान से समझते हुए चलेंगे, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है अबनॉर्मल लॉस। ठीक है, पहले टर्म को ही समझते हैं कि अबनॉर्मल लॉस हम किसको बोलेंगे। अबनॉर्मल लॉस सिंपल टर्म्स में इसको अगर बोला जाए, दिस इज द अनएक्सपेक्टेड लॉस। ठीक है, जो हमने सोचा नहीं था कि ऐसा लॉस भी हमें इंकर करना पड़ सकता है, पर फिर भी हमें वो लॉस हो गया है, सच अ लॉस बिकम्स द अबनॉर्मल लॉस। ठीक है, जैसे इसके लिए मैं एग्जांपल लिख सकता हूं, लाइक लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट। ठीक है, तो ये कोई एक्सपेक्ट नहीं करता कि किसी के फर्म में आग लगेगी, चोरी हो जाएगी, तो ये अनएक्सपेक्टेड लॉसेस है। ठीक है, तो ऐसे सारे लॉसेस को हम अबनॉर्मल लॉस बोल देते हैं। अब यहां पर कंसाइनमेंट से रिलेटेड जो अबनॉर्मल लॉस है वो दो तरीके से आपको गिवन हो सकता है, आइदर लॉस इन ट्रांजिट। ठीक है, या तो ट्रांजिट में लॉस होगा या लॉस एट कंसाइनीज प्लेस। ठीक है, तो ये दो टॉपिक्स, ये आपको अजम्पशन नहीं लेनी है क्वेश्चन में कि हम ये अज्यूम करें या ये वाली चीज को अज्यूम करना है, वो क्वेश्चन स्पेसिफाई करेगा आपके लिए। सिर्फ आपने ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन में कि लॉस ट्रांजिट के टाइम पे आपको दिया गया है या कंसाइनी के पास सामान पहुंच गया था, उसके बाद कुछ लॉस उनको इंकर करना पड़ा है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन स्पेसिफाई करेगा। लॉस इन ट्रांजिट का क्या मतलब है कि जब सामान भेजा जा रहा था, कंसाइनर ने कंसाइनी को सामान ट्रांसफर किया था, तो रास्ते में कुछ लॉस हो गया था, रास्ते में चोरी हो गया, रास्ते में आग लग गई सामान को, किसी भी कारण से वो लॉस हुआ था। ठीक है, सच अ लॉस इन ट्रांजिट। लॉस एट कंसाइनीज प्लेस का क्या मतलब है, सामान कंसाइनी के पास पहुंच गया था, उसके गोडाउन में पहुंच गया था, गोडाउन में वहां पर आग लगी, चोरी हुआ या कोई भी रीजन रहा जिसके कारण लॉस हुआ, तो सच अ लॉस बिकम्स द लॉस इन कंसाइनीज प्लेस। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन में आपको ध्यान से पढ़ना है, उसके अकॉर्डिंग थोड़ी सी ट्रीटमेंट दोनों के डिफरेंट है, वो भी आगे हम क्वेश्चन में डिस्कस करते हैं। ठीक है, एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपने ध्यान रखना है, अगर क्वेश्चन में अबनॉर्मल लॉस आपको दिया गया है, वैल्यूएशन ऑफ अबनॉर्मल लॉस। ठीक है, वैल्यूएशन ऑफ द अबनॉर्मल लॉस विल ऑलवेज बी डन। ठीक है, ये हमेशा किस प्राइस पे आपने इसकी वैल्यूएशन करनी है, एट कॉस्ट प्राइस। वेरी इंपॉर्टेंट, ये पॉइंट को आपने बिल्कुल ध्यान से करना है। चाहे क्वेश्चन आपको इनवॉइस प्राइस के बारे में बताता है, पूरा क्वेश्चन जैसे हमने कल डिस्कस किया था, इनवॉइस प्राइस के अकॉर्डिंग हम कैलकुलेशंस करते हुए चलेंगे, पर अबनॉर्मल लॉस की कैलकुलेशन मुझे फिर भी कॉस्ट प्राइस पे करके दिखानी हो। ठीक है, तो चाहे क्वेश्चन इनवॉइस प्राइस का होगा, पर अगर अबनॉर्मल लॉस क्वेश्चन में दिया गया है तो मुझे उस अबनॉर्मल लॉस की वैल्यूएशन, जो अभी हम डिस्कस करेंगे किस तरह से करनी है, उसे कॉस्ट प्राइस बेसिस पे करके दिखाना होगा। ठीक है जी, चलिए इस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए मैं एक क्वेश्चन उठाता हूं और उस क्वेश्चन के साथ इस टॉपिक को क्लियर करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा, मैं एक क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। पंजाब साइकिल कंपनी ऑफ लुधियाना कंसाइंड 150 बाइसिकल्स टू कानपुर साइकिल कंपनी ऑफ कानपुर कॉस्टिंग 2250 ईच, इनवॉइस्ड एट 3000 ईच। ठीक है, तो कंसाइनर ने कंसाइनी को 150 साइकिल्स कंसाइन किए हैं, जिसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है, कॉस्ट प्राइस इज 2250 ईच, और इसको वो कहता है इनवॉइस प्राइस कितनी है, इनवॉइस प्राइस इज 3000 ईच। ठीक है, तो कंसाइनर ने कंसाइनी को 150 साइकिल्स कंसाइन किए हैं, कॉस्टिंग ₹2250 ईच एट एन इनवॉइस प्राइस ऑफ 3000 ईच। तो स्टार्ट करते हैं हम जो अपने लेजर्स बनाया करते थे। तो पहला लेजर इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर। ठीक है, कंसाइनर की बुक्स में जो मुझे पहला लेजर हमने बनाना है, दैट इज द कंसाइनमेंट अकाउंट। ठीक है, कंसाइनमेंट अकाउंट ये हमने प्रिपेयर करना है। पहली एंट्री हम डाला करते हैं जो गुड्स ट्रांसफर किए गए हैं। ध्यान रखना है, अगर कॉस्ट प्राइस में आपको दिया गया है तो हम कॉस्ट प्राइस से ये एंट्री को इंक्लूड करेंगे। अगर इनवॉइस प्राइस क्वेश्चन में आपको दिया गया है तो पहली एंट्री हम इनवॉइस प्राइस से इंक्लूड करते हैं। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स एंड
ठीक है, क्वेश्चन में इनवॉइस प्राइस स्पेसिफाइड है तो हम इनवॉइस प्राइस से एंट्री डालेंगे। 150 साइकिल्स उसने कंसाइन की थी, जिसकी इनवॉइस प्राइस की वैल्यू कितनी थी 3000 ईच, तो 150 इंटू 3000 दिस बिकम्स 4,50,000 रुपीज। ठीक है जी, पहली एंट्री गुड सेंट जो उसने किए हैं इनवॉइस प्राइस पे है तो उसकी एंट्री हमने डाल दी है। अब यहां पर दोनों चीजें स्पेसिफाइड है, कॉस्ट प्राइस कितनी है सॉरी और इनवॉइस प्राइस कितनी है, तो हम डायरेक्टली प्रॉफिट निकाल सकते हैं। ठीक है, प्रॉफिट होता है इनवॉइस प्राइस माइनस द कॉस्ट प्राइस, तो 3000 माइनस 2250, तो इसका मतलब 750 रुपीज ईच, मतलब 750 रुपीज पर साइकिल हमारा प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाता है। और प्रॉफिट मैंने क्यों निकाला है, क्योंकि अगर आपको ध्यान हो, अगर ये चीज आईटी पे गिवन होती है तो रिवर्स साइड पे इसकी हम प्रॉफिट की एंट्री को इंक्लूड करके दिखा देते हैं। तो बाय साइड पे लिखते हैं बाय गुड सेंट, ठीक है, विद द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, या जिसको हमने लोडिंग का टर्म एक बोला था, तो 150 साइकिल्स पे 750 रुपीज ईच हमारा ये प्रॉफिट है। तो देखते हैं क्या वैल्यू बन जाती है, 150 इंटू 750 दिस इज इक्वल टू 112500। ठीक है, तो 112500 यह हमारा प्रॉफिट इन दी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड का आंसर कैलकुलेट हो जाए। चलिए आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन को क्या कहता है। द कंसाइनर पेड फ्रेट 15,000 एंड इंश्योरेंस एंड ट्रांजिट 2250। ठीक है, तो कंसाइनर था, इसने एक्सपेंसेस पे किए हैं। ठीक है, एक्सपेंसेस में आपको गिवन है फ्रेट पे किया है उसने 15,000 का। ठीक है जी, और उसने क्या पे किया है, और इंश्योरेंस एंड ट्रांजिट पे किया है, दैट इज 2250। ठीक है, सामान ट्रांसफर किया और उस पे एक्सपेंसेस इनकर के, सेकंड एंट्री उसकी हम इंक्लूड करते हैं, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, दैट इज फॉर द कंसाइनर्स एक्सपेंसेस। कितनी वैल्यू है, उसने बोला है फ्रेट पे किया है 15,000 का, और इंश्योरेंस एंड ट्रांजिट है दैट इज 2250। तो टोटल एक्सपेंसेस बन जाते हैं 17,250। ठीक है, तो सेकंड एंट्री कंसाइनर्स एक्सपेंसेस वो हमने यहां पर इंक्लूड करके दिखा दी है। चलिए जी आगे देखें क्या गिवन है। वो कहते हैं ड्यूरिंग ट्रांजिट 15 बाइसिकल्स वर टोटली डैमेज्ड। ठीक है, वो कहता है ट्रांजिट के टाइम पे क्या हुआ था, 15 बाइसिकल्स वर टोटली डैमेज्ड। ठीक है, टोटली डैमेज्ड, और इसके अगेंस्ट वो कहता है आपको क्लेम कुछ मिला था। तो ध्यान रखना है, जब भी किसी लॉस के अगेंस्ट आपको क्लेम गिवन होता है, सच लॉस बिकम्स द अबनॉर्मल लॉस। चाहे क्वेश्चन में स्पेसिफाइड नहीं है कि लॉस बाय फायर है, थेफ्ट है, तो आप कैसे उसको डिस्टिंग्विश करेंगे, क्योंकि अबनॉर्मल लॉसेस के अगेंस्ट ही हमें क्लेम मिलता है। ठीक है, एक टर्म आगे हम डिस्कस करेंगे नॉर्मल लॉस विच इज द एक्सपेक्टेड लॉस। एक्सपेक्टेड लॉसेस का कभी भी क्लेम नहीं मिलता है। ठीक है, तो इसके अगेंस्ट अगर क्वेश्चन में आपको क्लेम दिया गया है तो दैट मींस कि सच अ लॉस बिकम्स द अबनॉर्मल लॉस। ठीक है, तो अब पहली चीज मुझे क्या करनी है, इसकी वैल्यूएशन करके दिखानी। ठीक है, तो वर्किंग नोट एक बनाते हैं, वर्किंग नोट फॉर वैल्यूएशन ऑफ द अबनॉर्मल लॉस। ठीक है जी, अबनॉर्मल लॉस जो मुझे क्वेश्चन में दिया है उसकी वैल्यूएशन करके दिखाते हैं, क्योंकि इंश्योरेंस वालों को हमें बताना होगा कि हमारे अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू क्या बनती थी सामान की जो लॉस हुआ है, तभी उसके अगेंस्ट हमें कुछ क्लेम रिसीव होगा। ठीक है, तो और मैंने एक चीज अभी आपको बताई थी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कि जो अबनॉर्मल लॉस है वो हमेशा क्या होता है, कॉस्ट प्राइस पे ही कैलकुलेट किया जाता है। तो इसकी वैल्यूएशन बिल्कुल एग्जैक्टली सेम वैसे ही की जाएगी जैसे हम क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन करते थे। ठीक है, इनवॉइस प्राइस की जगह कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, प्लस प्रोपोर्शनेट कंसाइनर्स एक्सपेंसेस प्लस प्रोपोर्शनेट नॉन रेकरिंग कंसाइनीज एक्सपेंसेस। चलिए, तो सबसे पहले हम कॉस्ट प्राइस को इंक्लूड करके दिखाते हैं। एक साइकिल की कॉस्ट प्राइस कितनी थी, 2250 ईच। कितने साइकिल्स खराब हुए हैं एक बार देख लेते हैं। 15 साइकिल्स उसने बोला है। ठीक है, तो 15 साइकिल्स की मुझे अबनॉर्मल लॉस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो 15 इंटू 2250, क्योंकि कॉस्ट प्राइस पे हमने ये चीज उठानी है तो इसको कैलकुलेट करते हैं। 15 इंटू 2250 दिस इज 33750। ठीक है, तो इसकी कॉस्ट प्राइस आ जाती है 33750, प्लस इसमें जैसे मैंने अभी आपको बताया जैसे क्लोजिंग स्टॉक में हम कैलकुलेशन करते थे, सेकंड चीज जो हम ऐड करते थे दैट वाज द प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ कंसाइनर्स एक्सपेंसेस। ठीक है, कंसाइनर के हिस्से के जो एक्सपेंसेस हैं उसका प्रोपोर्शनेट हिस्सा यहां पर मुझे ऐड करके दिखाना है। अब कंसाइनर ने कितने एक्सपेंसेस किए, 17250। कितने साइकिल्स ट्रांसफर करने पे किए, 150 साइकिल्स। तो उसने 150 साइकिल्स जब ट्रांसपोर्ट की थी या कंसाइन की थी
तो उसने एक्सपेंसेस इंकर किए थे 17250 के। तो हम तो 15 साइकिल्स की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो 15 साइकिल्स की प्रोपोर्शनेट वैल्यू क्या हो जाएगी, 17250 डिवाइडेड बाय 150 इंटू 15 साइकिल्स। ठीक है, हमारी वैल्यू आ जाती है 1725। ठीक है, तीसरी चीज जो हम ऐड किया करते थे दैट वाज द प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ, ठीक है, प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ नॉन रेकरिंग कंसाइनीज एक्सपेंसेस। ठीक है, जैसे हम क्लोजिंग स्टॉक में किया करते थे, तीन चीजें हम ऐड करते थे, कॉस्ट ऑफ द इनवॉइस प्राइस, प्रोपोर्शनेट कंसाइनीज एक्सपेंसेस, प्रोपोर्शनेट नॉन रेकरिंग कंसाइनीज एक्सपेंसेस। बाईपी की जगह कॉस्ट प्राइस बोल दिया है, बाकी सारी कैलकुलेशंस ऑलमोस्ट दी सेम है। ठीक है, तो पहले अभी हम लिख लेते हैं इसको, अभी के लिए मैं स्किप कर रहा हूं, पहले देख लेते हैं कि कंसाइनी के नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस कितने हैं। चलिए हम क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। वो कहता है कानपुर साइकिल कंपनी टुक डिलीवरी ऑफ द रिमेनिंग बाइसाइकिल्स एंड पेड 22950 एज ऑक्ट्रॉय। ठीक है, तो कंसाइनी के एक्सपेंसेस हमें दिए हैं, उसकी एंट्री टू कंसाइनीज अकाउंट। ठीक है, तो कानपुर साइकिल कंपनी हमारा कंसाइनी है, उसके अकाउंट में ये एक्सपेंसेस को एक बार ट्रांसफर करते हैं। क्या क्या गिवन है, ऑक्ट्रॉय। ठीक है, ऑक्ट्रॉय की वैल्यू है 2295 और दूसरी चीज आपको गिवन है, ठीक है, एक ही आपको एक्सपेंस दिया गया है कि ऑक्ट्रॉय 2295 रुपीज। अभी आगे देख लेते हैं, कोई और एक्सपेंसेस वगैरह तो नहीं गिवन है। आगे गिवन है कानपुर साइकिल कंपनी सेंट अ बैंक ड्राफ्ट टू पंजाब साइकिल कंपनी फॉर 75,000 एज एडवांस एंड लेटर ऑन सेंट द अकाउंट सेल्स showing that 120 cycles had been sold for 3,300 each. Expenses incurred by the Kanpur Cycle Company on godown rent. ठीक है, तो और expenses हमें मिल गए हैं। godown rent that was वो कहता 3,000। ठीक है, तो पहले हमें एक स्टेटमेंट में ऑक्ट्रॉय गिवन था, आगे वो कहता godown rent है 3,000 और आगे कमीशन गिवन है, तो यही दो एक्सपेंसेस हैं। तो इसके टोटल एक्सपेंसेस की वैल्यू बन जाती है 5295। ठीक है, पहली चीज तो ये डिस्कस करते हैं कि इसमें से रेकरिंग एक्सपेंस कौन से हैं, नॉन रेकरिंग एक्सपेंस कौन से हैं। हाँ जी, तो ऑक्ट्रॉय इज दी नॉन रेकरिंग एक्सपेंस। ठीक है, एंड जो गोडाउन रेंट है दैट इज दी रेकरिंग एक्सपेंस। ठीक है, हमने डिस्कस किया था कैरेज, कार्टेज, ऑक्ट्रॉय, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट, लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस, ये सारे आपके नॉन रेकरिंग कैटेगरी में डाल दिए जाते हैं। तो 2295 नॉन रेकरिंग में हो गया है, गोडाउन रेंट आपका रेकरिंग हो गया है। तो अब यहां पर हम इंक्लूड करके दिखाते हैं। ठीक है, तो आप कहते हैं कि 150 साइकिल्स पे उसने इंकर किए 2295 के एक्सपेंसेस, तो 150 पे कितने होंगे, दैट इज 2295 डिवाइडेड बाय 150 इंटू 15। ठीक है, अगर कैलकुलेशन करनी है तो इसी तरह से हम इसको कैलकुलेट करके दिखा देंगे, पर मैं फिर भी बोलता हूं कि यहां पर एक्सपेंसेस ये नहीं लेने हैं। ठीक है, आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि ऐसा क्यों किया है। ठीक है, कि सर ने ऐसा क्यों कर दिया है, पहले तो बोल रहे थे तीनों को ऐड करना है, अब यहां कहते हैं कि इसको इंक्लूड नहीं करना, अपनी स्टेटमेंट में ही वो कॉन्ट्रोडिक्ट हो गए हैं, ऐसा क्यों। ठीक है, अब ध्यान से पढ़ना है। अब ये यहां पर डिफरेंस आता है लॉस इन ट्रांजिट और लॉस एट कंसाइनीज प्लेस में। ठीक है जी, अब डिफरेंस आएगा, यहां पर पहला डिफरेंस आता है कैलकुलेशन में, अगर लॉस इन ट्रांजिट दिया गया है या लॉस एट कंसाइनीज प्लेस दिया गया है। अब लॉस इन ट्रांजिट हमारा जो क्वेश्चन है, दिस इज द अबनॉर्मल लॉस इन ट्रांजिट। हमें गिवन था कि 15 साइकिल्स ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रांजिट ही लॉस में चले गए थे। ठीक है जी, तो ट्रांजिट में हुआ था। तो ट्रांजिट का मतलब अभी कंसाइनी के पास वो सामान नहीं पहुंचा था, रास्ते में था और रास्ते में ही वो लॉस हो गया था। तो अगर ये सामान कंसाइनी के पास पहुंचा ही नहीं था तो उसने उसके ऊपर एक्सपेंसेस भी इंकर नहीं किए होंगे। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से इसको समझिएगा कि ये जो 15 साइकिल्स रास्ते में खराब हुए थे, रास्ते में खराब होने का मतलब है कि कंसाइनी के पास ये सामान या ये 15 साइकिल्स नहीं पहुंचे थे। तो नहीं पहुंचे थे तो इसका मतलब जो उसने एक्सपेंसेस किए थे वो इन 15 साइकिल्स पे नहीं किए थे, बाकी बचे हुए साइकिल्स पे उसने ये गिवन जो भी एक्सपेंसेस है वो इंकर किए थे। तो अगर इन 15 साइकिल्स पे एक्सपेंसेस इंकर ही नहीं किए हैं तो प्रोपोर्शनल हिस्सा भी मुझे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं बनती है। ठीक है, तो अगर लॉस इन ट्रांजिट गिवन है, ध्यान रखना है आपने प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ नॉन रेकरिंग कंसाइनीज एक्सपेंसेस को आपने इंक्लूड नहीं करना है। पर अगर ये क्वेश्चन में लॉस इन ट्रांजिट देगा, लॉस एट कंसाइनीज प्लेस होता कि सामान कंसाइनी के पास पहुंचा था और उसके बाद लॉस हुआ था,
तो ये चीज मैं इसी तरह से इंक्लूड करके दिखा देता। ठीक है, तो फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन द लॉस इन ट्रांजिट एंड लॉस एट कंसाइनीज प्लेस is that of the inclusion of the non-recurring expenses at the time of valuation of the abnormal loss। ठीक है, यहां इंक्लूड नहीं करने हैं, कंसाइनीज प्लेस पे होता तो इसको मैं इसी तरह से इंक्लूड करके दिखा देता। ठीक है जी, ये चीज सबको क्लियर है। चले तो इसकी अब वैल्यू देख लेते हैं क्या होती है। 33750 प्लस 1725, दिस गिव्स मी 35475। तो मेरे अबनॉर्मल लॉस की जो वैल्यू हो जाएगी दैट इज 35475। अब अबनॉर्मल लॉस क्या है, जो मेरा सामान मैंने भेजा था उसमें उसकी रिडक्शन हो गई है। ठीक है, तो अगर मैं यहां से कटिंग करके पहले कॉस्ट वाली चीज को कॉस्ट से हटाऊं, एक्सपेंसेस वाली चीज को एक्सपेंसेस से हटाऊं, इसको इजी रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको कैंसिल करने के लिए क्रेडिट कर देते हैं। ठीक है, तो बाय साइड पे इस एंट्री को ले जाते हैं, बाय अबनॉर्मल लॉस। ठीक है, जो मेरे 15 साइकिल थे जिसके लिए मैंने वर्किंग नोट बनाया है और इसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट की है 35475। ठीक है, तो यहां से कैंसिल ऑफ करने के बजाय मैंने उसको क्रेडिट साइड पे कैंसिल करके दिखा दिया। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट, आप नॉर्मल लॉस की वैल्यूएशन के लिए जो चीजें आपने ध्यान रखनी है, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं। एक चीज तो ध्यान रखनी है कि ये कॉस्ट प्राइस पे ही होगा, चाहे क्वेश्चन में इनवॉइस प्राइस दिया भी है। दूसरी चीज आपने ध्यान रखना है कि लॉस इन ट्रांजिट है या लॉस एट कंसाइनीज प्लेस है। ट्रांजिट पे होगा तो ये हिस्सा इंक्लूड नहीं करना है, कंसाइनीज प्लेस पे होगा तो इसको आपने प्रोपोर्शनेटली इंक्लूड करके दिखा देना। ठीक है जी, बहुत बढ़िया जी, इसको ध्यान से आप अपने दिमाग में रखेंगे और इसको हमेशा आपने बहुत ध्यान से ही इंक्लूड करके लेकर चलना है। ठीक है जी, आगे पढ़ता हूं मैं क्वेश्चन को। तो उसने बोला है कि उसको कमीशन कितनी मिली है, वो कहता है कानपुर साइकिल कंपनी was entitled to a commission of 5% of the invoice price and 25% of any surplus of the sale price over the invoice price। ठीक है, तो दो तरह की कमीशंस यहां पर उसको क्वेश्चन में दी गई है कि क्या क्या है। एक तो उसको नॉर्मल कमीशन दिया है 5%। अब यहां पर उसने थोड़ी सी कैलकुलेशन आपके लिए चेंज कर दी है। वो कहता मैं जो नॉर्मल कमीशन दे रहा हूं वो 5% टोटल सेल्स पे नहीं दे रहा हूं, सिर्फ इनवॉइस प्राइस पे दे रहा हूं। और अगर इनवॉइस प्राइस से एक्सेस में कुछ सेल्स हुई है तो उसके लिए मैं उसको ओवरराइडिंग कमीशन पे कर रहा हूं @ 25%। ठीक है, तो कमीशंस कैलकुलेट करने के लिए पहले सेल्स की एंट्री को हमें इंक्लूड करना होगा। सेल्स हम देख लेते हैं कितना है। आपको क्या पता कि उसने 120 साइकिल सेल किए थे एट अ प्राइस ऑफ 3300 ईच। ठीक है, तो सेल्स की एंट्री बाय साइड पे हम इंक्लूड करते थे बाय कंसाइनीज अकाउंट, तो बाय कानपुर साइकिल कंपनी अकाउंट। ठीक है, कितनी वैल्यू जितनी उसने सेल्स की है 120 साइकिल्स फॉर ₹3300 ईच, दिस बिकम्स 3,96,000 रुपीज। ठीक है, तो हमारी ये सेल्स की वैल्यू आ जाती है 120 साइकिल्स 3300 ईच के अकॉर्डिंग, दैट इज 3,96,000 रुपीज। अब हमने सेल्स की एंट्री इंक्लूड की है तो हम कमीशन कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगली चीज कैलकुलेट करते हैं कि कमीशन कितनी हो जाएगी। ठीक है, तो कमीशन की कैलकुलेशन एक बार देखते हैं फटाफट से, जो हमें बोला गया है कमीशन कैसे कैलकुलेट करनी है। अब कमीशन दो तरह की आपको दी गई है। एक तो गिवन है कि नॉर्मल कमीशन @ 5% ऑफ इनवॉइस प्राइस, और दूसरी आपको बोली है ओवरराइडिंग कमीशन @ 25% ऑन एनी सरप्लस प्राइस अबव द इनवॉइस प्राइस। ठीक है, अब यहां पर स्टूडेंट्स कई बार गलती कर जाते हैं। नॉर्मल कमीशन इज 5% ऑफ द इनवॉइस प्राइस। ठीक है, ध्यान रखना है इनवॉइस प्राइस के ऊपर 5% की बात की गई है। तो स्टूडेंट्स के दिमाग में पहली कैलकुलेशन क्या आती है कि इनवॉइस प्राइस कितनी है जी, 4.5 लाख की है, तो 4.5 लाख के ऊपर एक कमीशन दे देते हैं। ठीक है, मैंने आपको पहली क्लास में समझाया था कमीशन हमेशा सेल्स वाले हिस्से पे निकलती है, गुड्स सेंट वाले हिस्से पे नहीं होती। ठीक है, क्योंकि सेल्स कमीशन है तो जितना वो सेल करेगा उसी के ऊपर उसको कमीशन यहां पर दी जाएगी। ठीक है, तो ध्यान रखना है चाहे ये इनवॉइस प्राइस गिवन है, दिस रिप्रेजेंट्स इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड, कि जो उसने सामान बेचा है उसकी इनवॉइस प्राइस के ऊपर ये कमीशन दी गई है। तो उसने सेल्स एट इनवॉइस प्राइस, अगर मैं बात करूं कि इनवॉइस प्राइस के अकॉर्डिंग कितनी सेल्स उसने की है, तो उसने 120 साइकिल्स बेची थी। एक साइकिल की इनवॉइस प्राइस कितनी थी 3000 रुपीज, तो इन 120 साइकिल्स की इनवॉइस प्राइस कितनी हो जाएगी, दैट इज 3,60,000 रुपीज।
120 साइकिल्स जो आपको उसने सेल किए हैं, तो एक साइकिल की इनवॉइस प्राइस अगर 3000 है तो 120 साइकिल्स की इनवॉइस प्राइस कितनी बन जाती है, 120 इंटू 3000 दैट इज 3,60,000 रुपीज। तो इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड सोल्ड की वैल्यू क्या आ जाती है, दैट इज 3,60,000 रुपीज। उसने एक्चुअली टोटल सेल्स कितनी की है वो हमने कैलकुलेट किया था 3,96,000। क्या उसने आईपी से एक्सेस में सेल्स की हैं, बिल्कुल की हैं जी। तो एक्स्ट्रा उसकी सरप्लस सेल्स कितनी आ जाती हैं, ठीक है, सरप्लस सेल्स हमारी आ जाती हैं दैट इज 36,000 रुपीज। कि जो उसको सामान बोला गया था बेचने के लिए, जो 120 साइकिल्स उसने बेचे हैं, हमने उसको 3,000 कम से कम एवरेज प्राइस बोला था, उसने 3,300 में सेल किया था, तो उसने 36,000 की एक्स्ट्रा सेल्स की थी। कमीशन, नॉर्मल कमीशन देना है 5% ऑफ द इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड, और 36,000 मतलब एक्स्ट्रा सेल्स पे मुझे उसको ओवरराइडिंग कमीशन पे करना है। तो इसके ऊपर हम नॉर्मल कमीशन कैलकुलेट कर देते हैं @5%। तो 3,60,000 का 5% करेंगे, 18,000 ये आपकी कमीशन आ जाएगी। और एक्स्ट्रा सेल्स जिसके ऊपर ओवरराइडिंग कमीशन देना है @25%, ठीक है। तो 36,000 का 25% करेंगे तो 9,000 ये आपकी कमीशन कैलकुलेट हो जाएगी। तो टोटल उसकी कमीशन बन जाती है दैट इज 27,000 रुपीज, ठीक है। तो ये पॉइंट भी थोड़ा सा ध्यान से इस क्वेश्चन में आपको समझना होगा, ठीक है। इनवॉइस प्राइस जब भी लिखा होगा बाय डिफॉल्ट ध्यान रखना है दैट इज द इनवॉइस प्राइस ऑफ द गुड्स सोल्ड। अगर सरप्लस की बात की है, टोटल में से उतना इनवॉइस प्राइस को आप रिड्यूस कर दीजिएगा, वो आपकी सरप्लस सेल्स या एक्स्ट्रा सेल्स की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। उसके ऊपर जो भी ओवरराइडिंग कमीशन बोला गया है वो आप अप्लाई करेंगे तो आपकी ओवरराइडिंग कमीशन की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, ठीक है। तो कमीशन की एंट्री डाल देते हैं टू कानपुर साइकिल कंपनी, दैट इज फॉर द अमाउंट ऑफ कमीशन। दो तरह की कमीशन दी थी, नॉर्मल कमीशन दैट वाज 18,000 एंड ओवरराइडिंग कमीशन दैट वाज 9,000 रुपीज। तो टोटल ये कमीशन बन जाती है दैट इज 27,000 रुपीज। चलिए तो और देखें क्या गिवन है। इंश्योरेंस क्लेम आपको गिवन है 21,000 का हमें मिला था, बस हमें नेसेसरी अकाउंट्स पूछे गए हैं इन द बुक्स ऑफ द कंसाइनर, ठीक है। तो कंसाइनर की बुक्स में जो भी नेसेसरी अकाउंट्स होने चाहिए हैं वो हमसे पूछे गए हैं। तो सारी एंट्रीज मैंने इंक्लूड कर दी हैं। तो एक चीज जो हम खुद से कैलकुलेट किया करते थे दैट वाज द यूनिट्स ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक। तो देखें अब कितने यूनिट्स या कितने साइकिल्स मेरे पास बचे हैं क्लोजिंग स्टॉक के। 150 साइकिल्स उसने कंसाइन किए थे, जिसमें से 15 साइकिल्स खराब हो गए थे और 120 साइकिल्स उसने बेच दिए थे, ठीक है। तो 150 ट्रांसफर किए थे, 15 जिसमें से खराब हो गए थे, तो बचे 135 जो उसके पास पहुंचे होंगे। 135 में से भी उसने क्या किया, 120 साइकिल्स को सेल कर दिया है। तो दैट मींस कि 15 साइकिल्स उसके पास क्लोजिंग स्टॉक में अभी भी होने चाहिए। तो अगली चीज वो कैलकुलेट करते हैं, वर्किंग नोट नंबर 2, ठीक है, दैट इज द वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। तो ये तो हम हर क्वेश्चन में बाय डिफॉल्ट फिर भी कर रहे थे, तो यहां पर भी सेम उसी तरह से कि क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन अब कर लेते हैं। अब क्लोजिंग स्टॉक के लिए हमने डिस्कस किया था, कॉस्ट होगा तो कॉस्ट प्राइस, इनवॉइस होगा तो इनवॉइस प्राइस। तो यहां क्वेश्चन इनवॉइस प्राइस का है, तो इनवॉइस प्राइस से एंट्री डालते हैं। 15 साइकिल्स हैं जो क्लोजिंग स्टॉक में बचे हैं, ठीक है, 15 साइकिल्स बचे हैं जिसकी इनवॉइस प्राइस कितनी है, 3,000 पर साइकिल की है। तो इसकी वैल्यू आ जाती है 45,000 रुपीज, ठीक है। तो इनवॉइस प्राइस ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक दैट इज द 45,000 रुपीज। प्लस इसमें ऐड करेंगे प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ कंसाइनर एक्सपेंसेस, ठीक है। कंसाइनर्स के एक्सपेंसेस का प्रोपोर्शनेट हिस्सा यहां पर मुझे ऐड करना है। दोबारा से 150 साइकिल्स के लिए उसने इंकर किया था 17,250, तो हम 15 साइकिल्स की कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो 15 के लिए कितना हो जाएगा, 17,250 डिवाइडेड बाय 150 इंटू 15 दैट इज इक्वल टू 1725। अब एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों से मैं पूछ रहा हूं कि आपको क्या लगता है कि अगर ये लॉस एंड ट्रांजिट गिवन था तो यहां पर एक खर्चे इंक्लूड नहीं किए थे, तो क्या क्लोजिंग स्टॉक में इंक्लूड करने हैं या नहीं करने हैं, ठीक है। ध्यान से सोचिएगा प्लीज इसको। अगर मैंने जो कंसाइनी के नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस थे यहां इंक्लूड नहीं किए थे, और मैंने आपको समझाया था क्योंकि इन पे एक्सपेंसेस इंकर उसने नहीं किए थे इसलिए इंक्लूड नहीं किए गए थे, तो क्या हमने क्लोजिंग स्टॉक पे भी इंक्लूड करने हैं या नहीं करने हैं, ठीक है। ध्यान से सोचना, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक का क्या मतलब है, जो कंसाइनी के पास बचा हुआ स्टॉक पड़ा है,
तो इसका मतलब ये सामान कंसाइनी के पास पहुंचा था, उसी में से ये उसके पास बच गया है। तो सामान पहुंचा था, इसका मतलब इसके ऊपर उसने एक्सपेंसेस इंकर किए होंगे, तो इस पे तो आपने ये प्रपोर्शनेट हिस्सा इंक्लूड करके दिखाना है। ठीक है, तो इसमें ऐड कर लेते हैं प्लस प्रपोर्शनेट अमाउंट ऑफ नॉन रेकरिंग कंसाइनीज एक्सपेंसेस। ठीक है जी, चलिए कंसाइनी के हमने डिस्कस किए थे कि 2295 और जो ऑक्ट्रॉय आपको गिवन था दैट वाज द नॉन रेकरिंग एक्सपेंस, तो उसको हम कैलकुलेट करते हैं। 150 साइकिल्स के लिए उसने इंकर किया था 2295, तो हम 15 के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, दैट इज 2295 डिवाइडेड बाय 150 इंटू 15। हाँ जी, ठीक लिखा मैंने? ध्यान से देखिए एक बार प्लीज, आपको क्या लगता है ठीक लिखा है? नहीं जी, मैंने बिल्कुल ठीक नहीं लिखा है, ये चीज बिल्कुल ही गलत है। अगर आप ध्यान से इसको देखें, मैंने आपको पहले भी बताया था कि क्या था, उसने 150 साइकिल्स कंसाइन किए थे, जिसमें से क्या हुआ था, ट्रांजिट में 15 साइकिल्स खराब हो गए थे। तो रिसीव्ड बाय द कंसाइनी कितने हैं, कंसाइनी के पास कितने साइकिल पहुंचे थे, दैट वाज ओनली 135 साइकिल्स। ठीक है, कि 150 साइकिल्स उसको अगर मैं भेज रहा था और रास्ते में मैं बोल रहा था कि 15 साइकिल्स खराब हो गए हैं, तो दैट मींस कि कंसाइनी के पास सिर्फ 135 साइकिल्स पहुंचे थे। तो उसने जो ये एक्सपेंसेस इंकर किए थे, क्या 150 के लिए किए थे? नहीं जी, उसने ये 135 के लिए किए थे। तो ध्यान रखना है, सेकंड डिफरेंस बिटवीन द लॉस इन ट्रांजिट एंड लॉस इन कंसाइनी स्पेस में यहां पर आता है। ठीक है, पहला डिफरेंस यहां पर था कि अगर कंसाइनी स्पेस पे होगा तो ये इंक्लूड करना है, ट्रांजिट पे होगा तो इंक्लूड नहीं करना है। दूसरा डिफरेंस यहां पर आता है कि अगर ट्रांजिट पे होगा तो बैलेंस साइकिल्स के अकॉर्डिंग या बैलेंस यूनिट्स के अकॉर्डिंग आपने प्रोपोर्शनल हिस्सा कैलकुलेट करना है। अगर कंसाइनी स्पेस पे होता तो जैसे मैंने पहले लिखा था कि 150 के लिए इतना है, तो उसके अकॉर्डिंग आपने कैलकुलेशन यहां पर इंक्लूड करनी थी। ठीक है, तो दो चीजें डिफरेंस आती है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि अगर ट्रांजिट में लॉस है या कंसाइनी स्पेस में है। ठीक है, तो यहां पर इसको हम रेक्टिफाई करते हैं, 135 के अकॉर्डिंग निकालेंगे तो ये वैल्यू आ जाती है 2295 डिवाइडेड बाय 135 इंटू 15, दिस इज 255। ठीक है, तीनों को ऐड करते हैं, ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक का फाइनल आंसर हो जाएगा 1725 प्लस 45,000, दिस इज 46,980। तो हमारे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आ जाती है 46,980। ठीक है जी, तो अब हमने सारी एंट्रीज इंक्लूड कर दी हैं। ध्यान रखना है, क्लोजिंग स्टॉक आईपी पे था, तो अगर आपको याद हो आईपी वाली चीजों को हम रिवर्स साइड पे प्रॉफिट कैंसिल आउट करते हैं। तो टू स्टॉक रिजर्व, जितना भी प्रॉफिट है क्लोजिंग स्टॉक में वो आपको कैलकुलेट करना है। प्रॉफिट कितना था, 750 रुपीज पर साइकिल, 2250 की कॉस्ट प्राइस थी, 3000 की इनवॉइस प्राइस थी, तो वहां से हमने डिस्कस किया था कि 750 रुपीज पर साइकिल का प्रॉफिट है, 15 साइकिल्स क्लोजिंग स्टॉक के हैं। ठीक है, तो मुझे वो प्रोपोर्शनेट कैलकुलेशंस या यूनिटरी लगाने की जरूरत नहीं है, या तो डायरेक्टली कैलकुलेट हो जाएगा कि इतना प्रॉफिट है, इतने साइकिल्स के ऊपर हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो 750 इंटू 15, दिस इज 11250। ठीक है, तो अब सारी एंट्रीज इंक्लूड हो गई हैं, तो बैलेंस करते हैं इस अकाउंट को, देखें क्या प्रॉफिट लॉस आ जाएगा। 112500 प्लस 35475 प्लस 3,96,000 प्लस 46,980 माइनस 4,50,000 माइनस 17,250 माइनस 5,295 माइनस 27,000 माइनस 11,250। तो हमारी प्रॉफिट की वैल्यू आ जाती है टू साइड पे बैलेंसिंग फिगर, टू प्रॉफिट दैट इज 80,160। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट लेजर खत्म होता है, दैट इज द कंसाइनमेंट अकाउंट, जिससे हमने कैलकुलेट किया कि प्रॉफिट कितना उसने इनकर या अर्न किया है, दैट इज 80,160 का प्रॉफिट उसने यहां पर इस पे कमाया है। देख लीजिएगा जी, इसमें कोई डाउट अगर आपको लगता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप लिख के मुझसे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये हमारा फर्स्ट लेजर था, दैट वाज द कंसाइनमेंट अकाउंट। सेकंड लेजर अगर आपको ध्यान हो जो हमें बनाना होता है, दैट इज द कंसाइनीज अकाउंट। ठीक है, तो कंसाइनीज अकाउंट को एक बार हम वापस से यहां पर बनाते हैं। तो कंसाइनी हमारा है कानपुर साइकिल कंपनी, तो उसका अकाउंट यहां पर हम क्रिएट करते हैं, दैट इज द कंसाइनीज अकाउंट। इसमें हमने डिस्कस किया था, सिंपल सा अकाउंट होता है, जहां जहां उसके नाम लिखे हैं
ठीक है, उसकी रिवर्स साइड पे पोस्टिंग करके दिखानी है। तो बाय कानपुर साइकिल कंपनी, तो इसका मतलब 2 कंसाइनमेंट अकाउंट, ठीक है, जितनी उसने सेल्स की है दैट इज 3,96,000 रुपीज। उसके बाद बाय कंसाइनमेंट, जो वहां पर 2 साइड पे एंट्रीज हमने इंक्लूड की थी इसके नाम से, वो ट्रांसफर कर देंगे। क्या क्या थे, एक तो उसके एक्सपेंसेस थे, एक्सपेंसेस कितने थे 5295 के थे, और एक उसकी कमीशन गिवन थी, कमीशन टोटल थी हमारी 27,000 की। ठीक है, तो कंसाइनमेंट अकाउंट में ये सारी एंट्रीज हमने इंक्लूड की थी, तो उसको हमने रिवर्स साइड पे पोस्ट कर दिया है। और देखते हैं क्या क्वेश्चन में कुछ एडवांस वगैरह गिवन था। हाँ, कुछ ऐसा गिवन था, आपको गिवन था कि बैंक ड्राफ्ट दिया था कंसाइनी ने कंसाइनर को 75,000 रुपीज का, तो बैंक ड्राफ्ट दिया था, तो इसका मतलब बाय बैंक हमने ये एंट्री को इंक्लूड करके दिखाना है। कितनी वैल्यू 75,000 रुपीज। बैलेंस के बारे में कुछ नहीं लिखा, तो मैंने आपको बताया था कुछ नहीं लिखा होगा तो आप इसको बैलेंस ड्यू के नाम से बैलेंस करके दिखा देंगे। तो ये देखें कितनी वैल्यू बन जाती है, 3,96,000 माइनस 5295 माइनस 27,000 माइनस 75,000, ये आ जाती है आपकी वैल्यू 288,705। ठीक है, तो ये हमारा छोटा सा एक कंसाइनीज अकाउंट बनके प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना है जब भी क्वेश्चन में अबनॉर्मल लॉस गिवन होगा, तो अगर नेसेसरी अकाउंट्स उसने बोले हैं तो आपको एक छोटा सा अबनॉर्मल लॉस अकाउंट भी वहां पर बना के दिखाना होगा। कुछ नहीं है, 2 एंट्रीज आएंगी। अबनॉर्मल लॉस जो यहां पर लिखा था उसको ट्रांसफर करते हैं टू कंसाइनमेंट अकाउंट। कितनी वैल्यू निकाली थी हमने अबनॉर्मल लॉस की, दैट वाज 35,475। बाय साइड पे जो भी आपको क्लेम रिसीव हुआ है उसकी एंट्री हम इंक्लूड करेंगे। ठीक है, हमें क्वेश्चन में बोला गया था कि 21,000 का हमें इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मिल गया था, बाकी जो भी डिफरेंस है दैट विल बी ट्रांसफर टू योर पीएनएल अकाउंट। ठीक है, तो जो भी बैलेंसिंग फिगर बचता है वो पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो इसका मतलब 35,475 का लॉस हुआ था, 21,000 का क्लेम मिल गया है, दैट मीन्स 14,475 आपका एक्चुअल लॉस हुआ है जो आप अपने पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर कर दें। ठीक है, तो जब भी आप नॉर्मल लॉस गिवन होगा तो ये 3 लेजर्स आपको बनाने हैं इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर, कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनीज अकाउंट एंड द अबनॉर्मल लॉस अकाउंट। ठीक है, तो ये आज का हमारा टॉपिक था, दैट वाज द अबनॉर्मल लॉस। दोबारा से ब्रीफ कर रहा हूं फटाफट से। लॉस के बारे में ध्यान से क्वेश्चन में पढ़ना है आपको कि लॉस ट्रांजिट में गिवन है या कंसाइनीज प्लेस पे गिवन है, दोनों में डिफरेंस क्या है। दोनों में डिफरेंस सिर्फ वैल्यूएशन ऑफ द अबनॉर्मल लॉस या क्लोजिंग स्टॉक के टाइम पे है, एंड दैट टू इन द इंक्लूजन ऑफ द नॉन रिकरिंग कंसाइनीज एक्सपेंसेस के टाइम पे। ठीक है, ट्रांजिट में होगा तो अबनॉर्मल लॉस में वो चीज इंक्लूड नहीं होती है, अगर कंसाइनीज प्लेस पे होगा तो उसको हम इंक्लूड करके दिखा देते हैं। दूसरा डिफरेंस क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन में कि अगर ट्रांजिट में होगा तो यहां पर जो प्रोपोर्शनल हिस्सा है वो बैलेंस यूनिट्स पे निकाला जाता है, अगर कंसाइनीज प्लेस पे होता तो ये टोटल यूनिट्स के अकॉर्डिंग प्रोपोर्शनेट कैलकुलेशन दिखा दी जाती। ठीक है, तो ये आज का हमारा टॉपिक है। आई होप आप सबको मजा आया है आज की क्लास में और आपको समझ आ गया है। थैंक यू।